हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 13 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर ली है। साथ ही साथ हमारे विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के मॉडल पेपर की सीरीज भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 14 है ये 4 अंकों का है। इसमें से एक अभ्यास वाला प्रश्न, एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और एक 2 अंकों का लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। यानी 1 + 1 + 2, एक अभ्यास वाला प्रश्न, एक नंबर का अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पवनों का देश किस देश को कहते हैं? पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन का अनुकूल वेग क्या है? पवन से पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन का जो अनुकूल वेग है वो कितना होना चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पवन यानी जो हवा है वो बहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है तो वो है आपकी नाभिकीय ऊर्जा। ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये तीनों ही जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? प्राचीन समय में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत कौन सा था? तो वो थी आपकी लकड़ी, जहां से ऊर्जा की प्राप्ति की जाती थी। अगला, हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। कौन सी अभिक्रिया पर? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम क्या होते हैं? आधारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट का मान लगभग कितना होता है? तो इसका मान होता है 1.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 1.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 7, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आप सब जानते हैं, कितनी बार आपने पढ़ा होगा, बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन गैस। प्रश्न संख्या 8, नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है? नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम इन तीनों से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सोडियम से प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 9, सौर ऊर्जा कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखो, सौर ऊर्जा कुकर के अंदर क्या किया जाता है? सूर्य की किरणों को एक जगह पर क्या किया जाता है? अभिसरित किया जाता है। और एक जगह पर किरणों को अभिसरित करने का काम कौन करता है? आपका अवतल दर्पण करता है। वही उत्तल दर्पण किरणों को फैलाने का काम करता है। तो अवतल दर्पण सूर्य से प्राप्त होने वाली जो प्रकाशित किरणें हैं उनको एक जगह पर क्या करता है? अभिसरित करने का काम करता है। प्रश्न संख्या 10, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो जो सोलर सेल होते हैं वो आपकी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? 1 मेगावाट का जनित्र है उसके लिए पवन फॉर्म को भूमि चाहिए लगभग 2 हेक्टेयर। कितनी चाहिए? 2 हेक्टेयर। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिनके जवाब आपको 1 से 2 लाइन के अंदर देने होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, नवीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो वे ऊर्जा स्रोत जो कि प्रकृति से निरंतर प्राप्त होते रहते हैं तथा जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। यानी ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी भरपाई प्रकृति से होती रहती है और वो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है या जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है। आगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वे ऊर्जा स्रोत जो लाखों वर्षों में
पुनः स्थापित होते हैं तथा जिनके भंडार क्या है, प्रकृति के अंदर सीमित है, उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका लाखों करोड़ों वर्ष के अंदर क्या होता है, पुनः स्थापना होती है और जिनके भंडार प्रकृति के अंदर सीमित है, यदि इनका हद से ज्यादा उपयोग किया गया तो आने वाले कुछ समय के अंदर ये क्या हो जाएंगे, पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों को कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिनका नवीकरण पुनः संभव नहीं है। अगला, इसके उदाहरण क्या है अनवीकरणीय के, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये कैसे हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 14, सीएनजी का पूरा नाम आप सब जानते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वही पूछे एलपीजी का तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न संख्या 15, भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म कहां स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म कहां पर स्थापित है? तो वो है तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप। ठीक है। अगला, जैव मात्रा या बायोमास किसे कहते हैं? जैव मात्रा या बायोमास किसे कहते हैं? तो लकड़ी, गोबर के उपले, फसलों के कटने के पश्चात बने अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट आदि पादप व जंतु उत्पाद हैं। ये सब क्या है, पादप और जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद है। इन ईंधन के स्रोतों को क्या कहते हैं? जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। यानी ईंधन के वे स्रोत जिनकी प्राप्ति पादप या जंतु उत्पादों से होती है उन्हें कहते हैं जैव मात्रा या बायोमास। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, सौर स्थिरांक किसे कहते हैं? सोलर कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की जो परिरेखा है, जो सीमा है, उस पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली जो सौर ऊर्जा है उसकी मात्रा को कहते हैं सौर स्थिरांक। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 18, ओटीईसी विद्युत संयंत्र का पूरा नाम। तो ओटीईसी विद्युत संयंत्र का जो पूरा नाम है सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। क्या नाम है? सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। क्या नाम है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। प्रश्न संख्या 19, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो भूमिकीय यानी भूमि के अंदर भूमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी की गहराइयों से तप्त स्थल और भूमिगत जल से बनी भाप से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। यानी भूमि के अंदर होने वाले परिवर्तनों के कारण जो भूपर्पटी है उसकी गहराइयों से जो तप्त स्थल है उसकी गहराई में मौजूद जो गर्म स्थान है और भूमिगत जल से बनी जो भाप है वहां से होने वाली जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 21, धूप में रखे सौर सेल से कितनी विद्युत उत्पन्न हो सकती है? तो धूप में रखे सौर सेल से लगभग 0.7 वॉट की आपकी जो विद्युत है वो उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न संख्या 21, सूर्य के क्रोड पर होने वाली अभिक्रिया का नाम बताओ। तो सूर्य की जो क्रोड है, जो सबसे आंतरिक हिस्सा है, उस पर होने वाली जो अभिक्रिया है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 22, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो उसमें उपयोग होता है चांदी का। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो समुद्र में जल के स्तर के चढ़ने और उतरने की परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र के अंदर जल का जो स्तर है, जो लेवल है, उसके ऊपर चढ़ने और घटने की जो ऊपर चढ़ने और घटने या उतरने की जो परिघटना है उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। अगला, हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है? तो वो ताप नाभिकीय अभिक्रिया, या कह सकते हैं कि आपकी जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है उस पर आधारित है हाइड्रोजन बम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषता लिखो। ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत किसे कहा जा सकता है? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे। यानी ऊर्जा का ऐसा स्रोत
जिसके प्रति एकांक आयतन से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, सरलता से उपलब्ध हो, भंडारण और परिवहन में क्या हो, आसानी हो, और वो कैसा हो, वो सस्ता भी हो। अगर उस स्रोत में ये सारी विशेषता है तो उसे कहते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत। आगे प्रश्न संख्या 26, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त होने वाली कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, जो वर्षा जल के साथ भूमि पर आते हैं, और इस प्रकार की वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा। यह अम्लीय वर्षा जल और मृदा संसाधनों को पूरी तरह क्या करती है? प्रभावित करती है और उनकी गुणवत्ता को कम कर देती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त होने वाली कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की जो ऑक्साइड है वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, जो वर्षा जल के साथ मिलकर कहां आते हैं? भूमि पर आते हैं, और इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। और इस अम्लीय वर्षा के कारण जल और जो मृदा संसाधन है वो पूरी तरह प्रदूषित होते हैं और उनकी गुणवत्ता क्या होती है? खराब होती है। प्रश्न संख्या 27, ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए मॉडल का चित्र बनाएं। ताप विद्युत उत्पादन, तो इसमें हमने क्या किया है? देखो, ये आपका एक दाब कुकर है, ठीक है, जिसको उष्मा मिल रही है। ये भाप की नली है, वहां से आपके टेबल टेनिस बॉल में धातु की पंखुड़ियां है, ये घूम रही है। ये किससे कनेक्टेड है? डायनोमो से, और डायनोमो से फिर क्या प्राप्त हो रही है? आपकी विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न है, सौर कुकर का नामांकित चित्र बनाते हुए लाभ और हानियां। तो यह सौर कुकर का नामांकित चित्र है, जिसमें एक अंदर की तरफ कांच की सीट लगी हुई है, यह अवतल दर्पण लगा हुआ है, और यह परावर्तित होते हुए प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, अब सौर कुकर के लाभ क्या है? तो सौर कुकर के द्वारा भोजन बनाने के लिए व्यय खर्चा बहुत ही कम आता है। इसमें ईंधन न जलाने के कारण कुछ भी प्रदूषण नहीं होता है। हानि क्या है? कि सौर कुकर में भोजन बनने में अधिक समय लगता है। परावर्तक दर्पण को सूर्य के समक्ष रखने हेतु बार बार दर्पण की दिशा बदलनी पड़ती है, और यह रात्रि, बरसात और बादल होने पर काम नहीं करता है। ये इसके कुछ नुकसान हैं। प्रश्न संख्या 29, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है? समझाएं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है? समझानी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करवा के हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सके, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के द्वारा विशाल मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वयं पोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का क्या होते हैं? एक भाग होते हैं, जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ठीक है, अगला है नाभिकीय संलयन। देखो, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक बड़े नाभिक को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है, और वहां से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या किया जाता है? उस प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भाप बना के फिर उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। वही बात करें नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? समझाइए। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर या संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो विखंडन के अंदर एक बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे हल्के नाभिक बनाता है। वही नाभिकीय संलयन में हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा भारी नाभिक बनाते हैं। इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन तत्व हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के देखो दो नाभिकों को मिला के एक हीलियम नाभिक का निर्माण किया जाता है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलने का कारण अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के व्यक्तिगत द्रव्यमानों के योग से क्या होता है? कुछ कम होता है, और ऐसी स्थिति में ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? मिलियन कोटि केल्विन ताप और मिलियन कोटि पास्कल दाब, ये जरूरी कंडीशन है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए। अगला है जीवाश्म ईंधन की परिभाषा, इसकी कमियां बताइए। तो वे ज्वलनशील पदार्थ जो पृथ्वी के धरातल में दबे पादपों और जंतुओं से करोड़ों वर्षों में प्राप्त हुए हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनकी कमियां क्या है? ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, इनको जलाने से वायु प्रदूषित होती है, ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में सहायक होती है। तो ये इसके कुछ नुकसान हैं।
अगला, जल विद्युत संयंत्र का नामांकित चित्र। तो ये आपको जल विद्युत संयंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। फिर अगला प्रश्न है, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? यानी रॉकेट के अंदर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, सीएनजी का नहीं किया जाता, तो क्या हाइड्रोजन है वो सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ है, ये हमें बताना है। तो हाइड्रोजन सीएनजी की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सीएनजी को जलाने पर उसमें से CO2 गैस निकलती है जो वायु प्रदूषण का काम करती है, जबकि हाइड्रोजन ईंधन के जलाने से ऐसा कोई भी उप उत्पाद नहीं बनता है। अतः हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। अगला, जैव गैस संयंत्र का व्यवस्था आरेख बनाइए। तो ये एक जैव गैस संयंत्र, ठीक है, बायोगैस संयंत्र का एक चित्र दिया हुआ है, आरेख दिया हुआ है, तो ये आपको बनाना है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 14 के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।